Hello everyone. Today we are going to discuss about marriage. So, what is marriage basically? Do you know what is marriage, or do you don't know what is marriage? So, today I will be clearing your doubt about marriage. So, marriage is basically union of two souls. When two people come in a legal wedlock, that is known as marriage. So, if you are living with your friend, that is not marriage. If you are in a live-in relationship, that is not recognized by law as a marriage. So, it is not a marriage. It is totally a different concept. And if you are a good friend of someone and you both live together and share everything, but then also you guys are not married. So marriage is basically, it's the union of two souls, and it can also be said that it is a legal wedlock recognized by law. So today here we are going to discuss about marriage. So firstly let me take you to the ancient period. Like पुराने ज़माने में क्या होता था ये मैं आज आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ आपको दो टर्म्स के बारे में बताऊंगी, जो कि एक है पॉलीगैमी और एक है पॉलीएंड्री, और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में इसका क्या चेंज हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सो पहले हम आते हैं पॉलीगैमी पे। पॉलीगैमी इस तरीके से होती थी कि जब एक मैन मोर देन 2-3 वाइफ्स होती थी, उसकी मोर देन 1 वाइफ उससे मैरिज करता था, तो उसको हम कहते हैं पॉलीगैमी। और जब एक फीमेल जिसके 2-3 हस्बैंड्स होते हैं उनसे मैरिज करती है तो उसे हम कहते हैं पॉलीएंड्री। तो दोनों में बेसिकली ये डिफरेंस है कि अगर मेल शादी ज़्यादा करता है तो उसे कहते हैं हम पॉलीगैमी, और अगर फीमेल ज़्यादा करती है तो उसे हम कहते हैं पॉलीएंड्री। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। लाइक पुराने ज़माने में पांडव एंड द्रौपदी का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो कि पॉलीएंड्री में आता है, और बाकी और भी एग्जांपल्स हैं जो कि अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। सो इस चीज़ से ही आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट भी क्या वही सब है? नहीं। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955, आज की डेट में अगर आप पॉलीगैमी कर रहे हैं, पॉलीएंड्री कर रहे हैं, तो वो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ नहीं है। यू हैव टू डू मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है एक मेल और एक फीमेल दोनों मिलके शादी करें, दैट्स इट। उसमें कोई दूसरे, तीसरे या चौथे का कोई सीन नहीं है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैरिज जो कि डिफाइंड है सेक्शन 5 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, इस हिसाब से हमको 3 तरीके की मैरिजेस मिली हुई हैं। सबसे पहले वैलिड मैरिज, सेकंड वन है वॉइड मैरिज, और थर्ड वन है वॉइडेबल मैरिज। तो सबसे पहले जो मैरिज आती है वो है वैलिड मैरिज, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। इसमें आप इस मैरिज में सबसे पहले मोनोगैमी एक फर्स्ट पॉइंट है। अगर आप किसी से वैलिड मैरिज के अंदर हैं और तब आप पॉलीएंड्री या पॉलीगैमी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके लिए वो आपको कोर्ट में इश्यू कर सकते हैं अंडर आईपीसी सेक्शन 494 एंड 495। और इसके साथ ही ये बैन करता है पॉलीगैमी को और पॉलीएंड्री को। थर्डली इसका एक थर्ड एलिमेंट ये है कि मतलब अगर आपकी मेंटल कैपेसिटी है या नहीं, मतलब आप उस लायक हो भी कि नहीं कि आप ये जान सको कि आपकी शादी जो हुई है वो क्या है, शादी चीज़ क्या है। लाइक आपकी शादी हो गई है, उसके बाद क्या चीज़ें रहती हैं, क्या चीज़ें नहीं रहती हैं, आप इंसेन तो नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और भी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसका एक एलिमेंट ये भी है कि आपकी एज जो होती है, बॉय की होनी चाहिए 21 और गर्ल की होनी चाहिए 18। या तो 18 हो या फिर 18 से ज़्यादा हो, या फिर 21 हो या 21 से ज़्यादा हो, तभी आप मैरिज कर सकते हैं। और इसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है सपिंडा। सपिंडा के बारे में आप लोगों को हमेशा ही प्रॉब्लम आती है। तो सपिंडा एक ऐसी चीज़ है कि इसे कहा जाता है सेम पिंडा। अगर आप किसी से शादी करने जा रहे हैं तो फर्स्टली ये देखा जाता है कि आपका कहीं पिंडा, जिसे हम सपिंडा भी कहते हैं, वो सेम तो नहीं है। आपकी मदर, आप जिससे शादी करेंगे, आपकी मदर, आपकी मदर की मदर, आपकी मदर की मदर की मदर, ये हम 3 जनरेशन्स तक जाते हैं मदर की साइड। और फादर की साइड हम जाते हैं आपके फादर, आपके फादर के फादर, आपके फादर के फादर के फादर, आपके फादर के फादर के फादर के फादर। यहाँ पे हम जाएंगे 5 जनरेशन्स तक। मदर की साइड 3 जनरेशन्स और फादर की साइड 5 जनरेशन्स। अगर आपका जाके एंड में एक कॉमन एंसेस्टर आ जाता है तो आपकी जो मैरिज है वो वॉइड हो जाएगी, उसे वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेम एंसेस्टर्स में मैरिज हम अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, बट इसमें एक पॉइंट ज़रूर ये है कि अगर आपका कस्टम अलाउ करता है तो वो वैलिड मैरिज कही जाएगी, क्योंकि जैसे कि साउथ इंडिया में भी और काफ़ी ज़्यादा कल्चर्स में सपेंडा मैरिज अलाउड है, तो वो एक अलग सिनेरियो है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए अगर कोई एक इंसान है जो कि हिंदू है, आप
आफ्टर सम टाइम उसको किसी से शादी करनी है, इसीलिए वो अपना धर्म चेंज कर लेता है, लाइक ही गेट्स कन्वर्टेड टू मुस्लिम, और मुस्लिम के अलावा क्रिश्चियनिटी में चला जाता है, वट एवर। तो क्या वो मतलब इसके अंडर आएगा? तो यस, इफ यू आर कन्वर्टिंग, like if you are converting your religion, then also you will come into the Hindu Marriage Act because you were Hindu first of all. एंड इसमें एक केस भी हुआ है जिसका नाम है सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. सो इन दिस केस अ पर्सन वाज हिंदू एंड ही वांटेड टू मैरी समवन एल्स, सो ही गॉट मैरिड, so he converted his religion and he just wanted to marry someone else, but then also he was coming in all these things, so he can be sued. आप अपना रिलीजन चेंज करके किसी और से शादी नहीं कर सकते हैं, बस हिंदू मैरिज एक्ट से बचने के लिए. तो ये तो हो गई हमारी बातें वैलिड मैरिज की. तो अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड हम आते हैं वॉइडेबल मैरिज पे. सेक्शन 12 बताता है हमको वॉइडेबल मैरिज के बारे में. इसके भी 4 ग्राउंड्स होते हैं और इसमें ये देखा जाता है कि वॉइडेबल मैरिज एक परफेक्टली वैलिड मैरिज होती है. हाँ, पर ऐसा हो जाता है कभी कभी मैरिज के टाइम पे कि मतलब कि आपको पता नहीं होता दैट आपका पार्टनर अनसाउंड माइंड का है, लाइक इज हैविंग insanity अटैक्स और समथिंग लाइक दैट, एंड यू डोंट वांट टू कंटिन्यू योर मैरिज. तो उस केस में हम वॉइडेबल मैरिज में जाते हैं. वॉइडेबल मैरिज इज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड बाय लॉ. And if you want to like break your marriage, then there is a need for decree of court is necessary. It is totally a valid marriage, and in this marriage the female will be liable for the maintenance also. She can take the maintenance, and she is having a recognized status in the eyes of law as she is a married. So this comes in the voidable marriage. And the third marriage comes is the void marriage. So void marriage is the marriage which is prohibited by law. Prohibited decree. If you are marrying in a prohibited decree, that is known as void marriage. Like you can't marry your aunt, you can't marry your mother, you can't marry your sister, you can't marry your brother. So these things come in void marriages, which is not recognized by law. If you are marrying someone, then he has to be like he should be someone else other than these relationships. So that comes in void marriage. Like इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ. लाइक अपनी मामी, चाची, दादी, बहन, इन सब से शादी नहीं कर सकते हैं. अगर आप करते हैं तो आपकी मैरिज फ्रॉम द फर्स्ट डे इट्स void ab initio. It is not recognized by law. You cannot get maintenance out of it, and no decree of court is provided. Like if you want to finish your marriage, then you can just go and stay with someone else and you can marry someone else. There is no recognition. Like law doesn't recognize this marriage, so there is a no concept for in this marriage for divorce. So these are the 3 types of marriages. इसमें एक मैं चीज़ ये बताना चाहूँगी, इट्स लाइक कि if you are having children from the voidable or void marriages, then the children will be totally legitimate, because in the eyes of law there is no issue. Like children are not, like they can't be considered illegitimate because the marriage was there. So they are totally a legitimate child and they are properly recognized as they are the legal ones. So this was all for the marriage, and I hope so you just like this content. So thank you.